हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया है। जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन समझना है वो चैनल पर जाके फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को दी गई समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो बच्चों देखो, हमको इस तरीके से सवाल लिख कर दिए हुए हैं 4, और इनको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इनके लिए हमको दीघा समीकरण बनाने हैं। तो पहला पार्ट है बच्चों, इसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब भूखंड का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और हमको इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और ये बता रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब यहां पर हमने चौड़ाई को x मीटर माना है क्योंकि हमको दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो इसमें लिखा हुआ लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो पहले चौड़ाई को x मानेंगे और फिर चौड़ाई से हम क्या निकालेंगे, लंबाई। तो अब हम लिखेंगे इसकी लंबाई। तो बच्चों जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई है x, अब इसका दुगना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और एक अधिक है इसलिए इसमें हम एक जोड़ देंगे। तो जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। इस बात को वापस ध्यान से समझ लेंगे कि चौड़ाई हमने x मान ली, अब हमको लंबाई निकालनी है। और सवाल में दे रखा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो पहले x का दुगना करेंगे तो 2x आ जाएगा, और एक अधिक है इसलिए इसमें एक जोड़ देंगे। अब बच्चों यहां पर आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। यह हमको भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बच्चों जो आयताकार भूखंड होते हैं, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। एल का मतलब लंबाई है, बी का मतलब चौड़ाई है। तो लंबाई सवाल के अनुसार कितनी है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, x। एल की जगह तो रख दिया 2x प्लस 1, और बी की जगह रख दिया x बराबर 528। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x 2x से भी गुणा हो जाएगा और x 1 से भी गुणा हो जाएगा। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x बराबर 528। इस 528 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमने बना लिया। सेकंड पार्ट है बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस बात को समझना है। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से लगातार चलते जा रहे हैं। मतलब अगर आपको पूर्णांक पता है तो अगला पूर्णांक निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ दो। जैसे 9 के बाद क्या आएगा, 10, तो 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है दो जिनका गुणनफल 306। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक को कैसे मानते हैं, क्रमागत को? पहला होगा x और दूसरा होगा x प्लस 1। पहला क्रमागत पूर्णांक अगर x है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 होगा। कैसे? जैसे मान लो यहाँ 9 है तो यह कितना आएगा, क्रमागत में 10 आएगा। तो 10 लाने के लिए हमको इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा 9 में। तो जब क्रमागत पूर्णांक लिखने हो तो एक एक जोड़कर बढ़ाते जाते हैं। अब इन दोनों का जो गुणनफल है
वो हमको दे रखा है सवाल में बच्चों 306। मतलब इन दोनों को गुणा करना है और 306 के बराबर करना है, तो x को गुणा कर देंगे x प्लस 1 से, बराबर 306। अब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, बराबर 306। और ये 306 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और इसके लिए दे रखा है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसके अलावा एक बात और कह रहा है कि जो इनके आयु का गुणनफल है ना 3 वर्ष पश्चात, वो 360 हो जाएगा। मतलब जो भी इनकी आयु है वो 3 वर्ष पश्चात उसमें 3 जुड़ जाएंगे और जब हम उनको गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अगर किसी की आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, 13 वर्ष होगी। तो ऐसे ही दोनों की आयु में 3 जोड़कर जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास उनका गुणनफल आता है 360। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु मान लिया हमने x वर्ष। अब जो रोहन की माँ है, रोहन की माताजी जो है वो इससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु में अगर 26 वर्ष जोड़ दें तो रोहन की माताजी की आयु आ जाएगी। तो हम लिखेंगे रोहन की माता की वर्तमान आयु। तो रोहन की माताजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है इससे। तो x में 26 वर्ष जोड़ेंगे तो उसकी माताजी की आयु आ जाएगी। अब आगे सवाल में कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो बच्चों 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी और उसकी माँ की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु रहेगी x प्लस 3 वर्ष। अब हम लिखेंगे रोहन की माता की आयु। तो बच्चों रोहन की माता की आयु कितनी है, x प्लस 26 वर्ष है। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे मैं x प्लस 29 वर्ष। x में 3 जोड़े तो x प्लस 3 आ गया, और x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 26 और 3 29 हो गए, तो x प्लस 29 वर्ष आ जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तो जो गुणनफल दे रखा है ना बच्चों आयु का, वो 360 दे रखा है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे और गुणा करने पर हमारे पास 360 के बराबर कर देंगे। तो बच्चों अब हम गुणा कर रहे हैं इन दोनों को, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। x प्लस 3 तो रोहन की आयु है 3 साल बाद, और x प्लस 29 रोहन की माता की आयु है 3 साल बाद। दोनों को गुणा करेंगे तो 360 के बराबर कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, फिर 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x,
और 3 को गुना करेंगे 29 से, तो आएगा हमारे पास 87 बराबर 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों 29x और 3x मिलकर हो गए 32x प्लस 87 ऐसे कैसे, और ये 360 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बराबर में बच जाएगा 0। तो बच्चों आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 में से 360 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 273 बराबर 0। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब सवाल समझो बच्चों पहले तो, कि रेलगाड़ी चल रही है और वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और कैसे दूरी तय करती है? समान चाल से, मतलब पूरे 480 किलोमीटर के दौरान उसकी चाल समान रही है। अब इसके बाद ये कहता है कि अगर वो चाल को 8 घंटे से कम कर दे, मान लो उसकी चाल कुछ भी है, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो जो रेलगाड़ी वो 3 घंटे का अधिक समय लेती है, तो हमको रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये km का मतलब तो किलोमीटर है, फिर लाइन खींच रखी इसका मतलब प्रति है, और h का मतलब घंटे हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूरी दे रखी है ना बच्चों सवाल में, ये दूरी दे रखी है आपको 480 किलोमीटर, ये दे रखा है। अब बच्चों चाल का जो सूत्र होता है ना, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। अब मान लो हमको समय निकालना है, तो हम समय को तो लिख देंगे यहाँ पर और चाल को लिख देंगे यहाँ पर। तो समय का सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या बन जाएगा? दूरी बटा चाल। तो अब हम जब चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 480 है, तब समय निकालेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लगता है। तो हम लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी को लगा समय, कितना समय लग रहा है? तो बच्चों देखो कितना समय लग रहा है, दूरी तो है 480 और चाल है x, इतना समय लग जाएगा 480 बटा x। ध्यान समझेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी को लगा समय, तो दूरी, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो बच्चों कितनी है? 480, और चाल कितनी है? x, तो 480 बटा x घंटे। फॉरवर्ड लिख देते हैं इसको ना h, ये घंटे का नोटेशन है। अब बच्चों जो रेलगाड़ी की चाल है ना, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई। तो रेलगाड़ी की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से हम कम करेंगे तो x में 8 कम हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल आठ किलोमीटर प्रति घंटे से कम करने पर रेलगाड़ी की नई चाल, तो नई चाल हो जाएगी बच्चों x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर से कम कर दी, तो पहले चाल कितनी थी? x, तो x में 8 कम करेंगे तो इसकी नई चाल आ जाएगी। अब इस चाल से चलने का समय निकालेंगे, तो लिखेंगे x माइनस 8
किलोमीटर घंटे की चाल से रेलगाड़ी को लगा समय। तो ये समय अभी वैसे ही निकालेंगे अपन जैसे अभी पहले निकाला था। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल, तो दूरी तो बच्चों कितनी है 480 है, और जो चाल है वो है x माइनस 8, तो 480 बटा x माइनस 8 ये समय लगेगा। अब ये सवाल में ऐसे कह रहा है कि ये जो समय है ना, ये वाला जो समय वो इस समय से 3 घंटे ज़्यादा है। भाई जब रेलगाड़ी धीरे चलेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो गई, अब रेलगाड़ी धीरे चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये वाला समय ज़्यादा होगा और ये वाला समय कम होगा, और इन दोनों समय का अंतर जो दे रखा है वो 3 घंटे दे रखा है। मतलब इसमें से इसको घटाने पर 3 घंटे के बराबर का समय आएगा। तो हम लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। वापस समझो इस बात को, ये समय और ये समय, इन दोनों समय का जो अंतर है वो 3 दे रखा है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 3 आएगा। और इसमें से इसको क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये कम चाल से लगा समय है, तो जब चाल कम होगी तो समय अपने आप ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये समय क्या होगा, कम। तो इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो बच्चों ऊपर 480 है दोनों में, तो 480 कॉमन ले लेंगे, तो 480 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 बटा x माइनस 8, ऊपर 1 बच गया, और यहाँ पर से भी 480 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटा x बराबर 3। अब 480 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पर लेंगे हम लघुत्तम, तो इन दोनों का लघुत्तम ये आ जाएगा x माइनस 8। अब इसका भाग जब हम इसमें लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा इससे, x माइनस 8, और x बचेगा, x को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, और फिर x का भाग इस एलसीएम में लगाएंगे तो x से x कट जाएगा और x माइनस 8 बचेगा। ये x माइनस 8 1 से गुणा होगा माइनस के 1 से, तो ऐसे ही लिख देते हैं 1 से गुणा हो गया। कहने का मतलब ये तो यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा इस तरफ, और ये वाली टर्म इधर गुणा हो जाएगी, ये टर्म तो यहाँ गुणा हो जाएगी और ये टर्म इधर गुणा हो जाएगी, बराबर 3। अब बच्चों देखो इधर 480 है और इधर कितना है 3, तो हम चाहे तो यहीं पे इसको काट सकते हैं, तो हम इसको काट लेंगे यहीं पे, 3 एकम 3, और इधर काटेंगे 3 एकम 3, बच गया 1, 3 छिंग 18, और फिर 0, 160 बार कट जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 160 x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तो x तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 हो जाएगा प्लस का, और नीचे ब्रैकेट खोल देंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x को माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8x बराबर 1। प्लस का x और माइनस का x कट गए, तो यहाँ कितना बच गया 8, तो हम इसको लिख देंगे 160 गुणा 8, और बटा में क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है बच्चों, बराबर 1। ये 160 8 से गुणा हो जाएगा और नीचे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8। अब देखो ये वर्ग गुणा में इधर गुणा हो जाएगा, और 16 किससे गुणा हो जाएगा 8 से, तो देखो 160 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1280, और ये x स्क्वायर माइनस 8x 1 से गुणा होगा तो वापस ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x को 1 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और फिर ये 1200 इससे इधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, तो हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और इस तरफ बच जाएगा 0, तो वो 0 हम इधर लगा देंगे तो बराबर 0। ये हमारे पास दी गया समीकरण आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी प्रश्नावली 4.1 पूरी हो गई है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 के साथ। धन्यवाद।